हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो एसी प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले एक फॉर्मल सा डिफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन का फॉर्मल सा डिफिनेशन क्या होता है। तो ए ट्रांजैक्शन इज ए यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन that accesses and update various data items. To preserve the integrity of data. तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है ना, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ट्रांजेक्शन इज ए यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेस एंड अपडेट वेरियस डेटा आइटम टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। तो ये कैसे होता है ना, डेटाबेस का जो सिस्टम होता है ना, उसको इंश्योर करना चाहिए ये जो एसी हमारा प्रॉपर्टी है। तो इसमें हो गया ना, डेटाबेस मस्ट इंश्योर एसी प्रॉपर्टी। तो ये ACID एसी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा ना, ए फॉर एटोमिसिटी, C for consistency, I for isolation and D for durability। आपको अभी इसके बारे में वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे हम इसको डिटेल में देख रहे होंगे। तो ये जो है ना एसी प्रॉपर्टी, पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना होगा। ए फॉर एटोमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन, डी से ड्यूरेबिलिटी। तो चलिए पहले देखते हैं कि एटोमिसिटी क्या होता है। तो ये मेरा एटोमिसिटी, तो एटोमिसिटी कहता है ना कि आइदर फुल और नॉन, यानी कि या तो अगर एग्जीक्यूशन होगा तो फुल होगा और या तो होगा तो एग्जीक्यूशन नन होगा। इसको इस बात से समझते हैं कि अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये अकाउंट ए है, ये अकाउंट बी है, या तो ट्रांजेक्शन होगा तो कंप्लीट डेटा का ट्रांसफ़र होगा। अगर मनी ट्रांसफ़र एग्जांपल ले ले तो या तो मनी ट्रांसफ़र होगा या तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में जाके इसके अकाउंट से तो चला गया, ए के अकाउंट से डेबिट हो गया बट बी के अकाउंट में नहीं गया। इसमें ऐसा नहीं होगा, या तो वो फुल ट्रांजेक्शन होगा या तो नहीं होगा। तो यही एटोमिसिटी का मतलब होता है, आइदर एग्जीक्यूट ऑल ऑफ द ऑपरेशन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली और नन ऑफ देम। तो यही होता है कि इसमें आइदर एग्जीक्यूट ऑल ऑपरेशन ऑफ द अब ट्रांजेक्शन वही हो गया जिसमें रीड राइट ऑपरेशन होता है, मल्टीपल रीड मल्टीपल राइट होता है ऑपरेशन, वही ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली और नॉन ऑफ देम, या तो सारा होगा या तो नहीं होगा। अगर इसमें किसी कारण से अगर या तो यही अगर मैं ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इफ फेल होगा, अगर ये ट्रांजेक्शन फेल होता है तो रिकवरी होना पड़ेगा। अगर सक्सेस है तो ठीक है, मनी ट्रांसफर हो गया। अगर किसी कारण से इसमें कुछ फेलियर आता है, सिस्टम फेलियर, हार्डवेयर फेलियर, कोई भी फेलियर, किसी भी टाइप का नेटवर्क फेलियर, तो इसमें अगर फेल होता है, सक्सेस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही रिजर्वेशन करना होगा तो बुकिंग हो जाएगी, टिकट बुकिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें फेलियर होता है तो या तो फेलियर होगा तो क्या होगा, इसे रिकवर करना पड़ेगा। और देन जितने भी ऑपरेशन हुए हैं सारे रोल बैक करने होंगे। रोल बैक का मतलब क्या होगा कि अंडू ऑल द मॉडिफिकेशन, जितने भी मॉडिफिकेशन किए हैं जिस डेटा में, सबको अंडू करना होगा। तो ये जो इसमें
ट्रांजेक्शन कैसा होता है ना, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा होता है ये एक ट्रांजेक्शन लॉग होता है। यानी कि अगर ऐसा नहीं हो कि मनी ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्ट वो बी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, सारा ट्रांजेक्शन लॉग होता है। तो जो ट्रांजेक्शन लॉग होता है ना, ये होता है एक्टिविटी परफॉर्म बाय ट्रांजेक्शन विल बी स्टोर्ड इन लॉग फाइल, जिससे हम लोग ट्रांजेक्शन लॉग करते हैं। तो ये जो हो गया ना ट्रांजेक्शन लॉग, ये क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्टिविटी परफॉर्म बाय ट्रांजेक्शन will be stored in log फाइल। इसका मतलब हुआ ना कि अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि रीड हो रहा है डेटा आइटम ए ले लिया, कोई भी रीड ऑपरेशन हो रहा है डेटा आइटम ए पे। अब ये क्या हो रहा है ना कि इसमें पहले इसने रीड किया, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, तो ए में हो सकता है कि ए इक्वल टू A-10 इसने कुछ डेबिट किया। अब ये क्या होगा, हो सकता है हम इस पर राइट भी करें, हो सकता है उसमें और क्रेडिट भी करें, तो राइट ए ऐसा ऑपरेशन। तो ये हो गया एक हमारा ये जो होल सेट हुआ ना, वो सारा हो गया ट्रांजेक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है ना, ये डायरेक्टली जो होगा ना, ये अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होगा, एक लॉग फाइल मेंटेन होगी, एक जो होता है ना बफर, वैसा ही कुछ मेंटेन होगा, इसमें सब कुछ स्टोर होगा। तो एटोमिसिटी के अंदर हमने क्या सीखा, या तो आइदर फुल और नन, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, या तो होगा तो पूरा ट्रांसफर होगा या तो नहीं होगा, बीच वाला कोई मिडिल वाला पार्ट नहीं होगा। तो चलिए हम अब थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट एसी प्रॉपर्टी का है कंसिस्टेंसी। तो सी से है हमारा कंसिस्टेंसी। तो ये कंसिस्टेंसी मतलब होता है ना कि बिफोर एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन सेम होना चाहिए, यानी कि डेटाबेस में जो डेटा है ना वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मीन्स कि अगर आपके पास अकाउंट ए में 4000 है, और मैं एज्यूम करूं कि अगर अकाउंट ए में है 4000 है, ठीक है, अकाउंट बी में 2000 है, तो टोटल अगर मान लो 2 पर्सन है या फिर 2 अकाउंट है, 2 पर्सन का 2 अकाउंट हो गया या फिर सिंगल पर्सन का 2 अकाउंट, कुछ भी पॉसिबल है, तो टोटल मनी कितना है इस केस में, टोटल है 6000। अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें अकाउंट ए से अकाउंट बी या अकाउंट बी से अकाउंट ए, कोई भी, तो टोटल जो मनी होना चाहिए वो हमेशा 6000 ही होना चाहिए। यानी कि बिफोर एंड आफ्टर डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट, यानी कि जो हमने परफॉर्म किया कोई भी ट्रांजेक्शन ऑपरेशन, तो ये पहले और बाद में सेम होना चाहिए। अगर अकाउंट ए से अकाउंट बी में 5000 ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो गया बिफोर। तो आफ्टर क्या होगा, ए में कितने मनी हो जाएंगे 3500, बी में कितना हो जाएगा 2500, दोनों का सम कितना आया 6000, ये हो गया आफ्टर। तो ये होता है कंसिस्टेंस, यानी कि डेटाबेस बिफोर एंड आफ्टर डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट। बिफोर एंड आफ्टर डेटाबेस डेटाबेस जो होना चाहिए ना, बिफोर एंड आफ्टर ऑलवेज कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि पहले जितने मनी है और बाद में जितने मनी है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि आईआरसीटीसी में भी अगर ट्रेन बुकिंग हो रही है, तो पहले जितनी सीट थी पैसेंजर के बुकिंग करने से पहले जितनी सीट अवेलेबल थी, और पैसेंजर के बुक करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि उसमें सीट एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, कि जो सीट पॉसिबल है वही किसी पैसेंजर को अलॉट होगी। वैसी मनी है एक अकाउंट से अगर वो डेबिट हो रहा है तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, तो ये कंसिस्टेंस होता है। इसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट, यानी कि सेम होना चाहिए, पहले का जो टोटल सम है और बाद का जो टोटल सम है वो सेम होना चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आइसोलेशन के बारे में। अब इस आइसोलेशन में क्या होता है ना कि अगर मैं एज्यूम करूँ कि एक साथ, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लूँ, एक साथ मल्टीपल यूज़र है, ये हो गया मेरा अमेजन, ये अमेजन का हमारा हो गया वेबसाइट, इसने पर्सन ए ने ओपन किया, ये पर्सन 1 है, इस पर्सन ने ओपन किया, ठीक है, दोनों रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ने जो अब ट्रांजेक्शन के अंदर क्या आता है, रीड भी आता है, राइट भी आता है, राइट के अंदर क्या आता है, अपडेट भी होता है, इंसर्ट भी होता है, तो ये सब हमारा इसमें कुछ ऑपरेशन है। तो ये जो दोनों यूज़र है ना, दो डिफरेंट यूज़र हैं, दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड होना चाहिए, मीन्स कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए। ये जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा इसका इफेक्ट इस पे नहीं होना चाहिए, ये जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा इसका इफेक्ट इस पे नहीं होना चाहिए।
तो इसमें क्या होता है ना, कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर शुड बी इक्वल टू एनी सीरियल शेड्यूल। तो ये मे भी आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, इससे हम देखेंगे। तो इसको पहले ये हो गया कंकरेंट एग्जीक्यूशन। कंकरेंट मतलब साथ में एग्जीक्यूशन होगा, कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर should be equal to any serial शेड्यूल। अब इसका मतलब ये है ना कि साथ में एग्जीक्यूशन हो रहा है दो और ज़्यादा, टू और मोर का, तो इसमें किसी सीरियल शेड्यूल के इक्वल होना चाहिए। सीरियल शेड्यूल क्या होता है कि पहले जो ए का ट्रांजेक्शन है किसी शेड्यूल में, ए ट्रांजेक्शन है वो पूरा, कोई एक ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, देन सेकेंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो। ऐसा जैसे कि एग्जांपल में अगर हम ले लें कि अगर एक ट्रांजेक्शन है, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, अगर मैं कहूँ किसी एक पर्सन का गूगल पे भी अकाउंट है और नेट बैंकिंग के भी अकाउंट है, गूगल पे कोई ये पर्सन वन ही है और एक दूसरा अकाउंट है T2, दूसरा एक ले लेते हैं एक्शन नेट बैंकिंग। अब स्टार्टिंग में क्या है कि इसमें क्या होता है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन यानी कि आइसोलेशन जो किसी टाइम स्टैम्प पे डिफरेंट करेगा। तो यहाँ लेते हैं कि t=0 और ये t=10 पे, ठीक है। अब किसी अकाउंट में अगर अकाउंट उसने पर्सन ए का है तो रीड ए करते हैं, किसी भी मोमेंट पे अगर रीड इसने किया, एज्यूम करते हैं कि ए के पास जो है 1000 है, तो इस मोमेंट पे अगर ये रीड करा इसे 1000 शो कर रहा है और ये ट्रांजेक्शन 2 है, सेम पर्सन है, अकाउंट ए ही है, इसने रीड किया तो इससे भी 1000 शो होगा, ऑब्वियसली होना चाहिए। अब क्या हो रहा है ना कि ए पे इसने मॉडिफिकेशन परफॉर्म किया, ए से इसने माइनस किया 50, तो ए में कितने मनी आ गई 950। अब इसने राइट कर दिया यानी कि परमानेंट कर लिया इसे 950 को। अब इसने क्या किया, जैसे इसने राइट किया तो इससे ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए नेट बैंकिंग में। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 1000 ये ट्रांसफर कर सकता है मनी, नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या किया कि अगर ये वाला परफॉर्म करे, अगर सेम टाइम पे अगर दोनों कंकरेंट एग्जीक्यूशन नहीं होता है, सीरियल शेड्यूल के इक्वल नहीं होता है, अगर मेरे को इसने मनी डेबिट किया 50 और इसने राइट कर दिया 950, सेम टाइम पे इसने क्या किया कि इसने भी यही परफॉर्म किया, इसका भी हो गया 1000 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 950। अब टोटल मनी कितना इसमें हो रहा है, बी के पास जो जा रहा है, इसने एज्यूम किया कि बी को इसने सेंड किया 50, इसने भी बी को सेंड किया, तो ये क्या हो गया, बी के पास आ गया 50 + 50, क्योंकि दोनों को सेम टाइप पे इसने रीड किया था 1000 एंड 1000। जबकि ऐसा नहीं है, जैसे इसमें मनी डेबिटेड हुआ इसमें वो मनी डेबिटेड रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यानी कि ये आइसोलेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक का एग्जीक्यूशन दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये ट्रांजेक्शन पूरा परफॉर्म होगा, ये ट्रांजेक्शन पूरा परफॉर्म होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर ट्रांजेक्शन सक्सेस है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर फेलियर होता है तो हम टी को पहले जितने भी इसमें ट्रांजेक्शन, जैसे कि ट्रांजेक्शन में जितने भी इसमें एक्शन है वो सारे परफॉर्म होंगे, तो ये पहले पहले T1 परफॉर्म होगा, देन T2 परफॉर्म होगा, और पहले T2 परफॉर्म होगा, देन T1 परफॉर्म होगा। तो सीरियल शेड्यूल का मतलब यही होता है कि एक पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा, देन सेकंड होगा, पहले या तो पहले सेकंड होगा देन फर्स्ट होगा। तो ये डायरेक्टली नहीं करते, इसके कुछ रूल है जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अभी के लिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। आइसोलेशन में कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर शुड बी इक्वल टू एनी सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल का मतलब यही हो गया, आगे हम इसे डिटेल में देखेंगे सीरियल शेड्यूल क्या होता है, कि पहले एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तभी सेकेंड हो, या तो पहले सेकेंड हो देन पहला हो। तो इसमें अगर T1 के पास क्या है, या तो सक्सेसफुली हो जाएगा, या तो इसमें सक्सेस होगा और या तो फेल होगा। अगर ये फेलियर हुआ T1 देन रन T2, दोनों में से कोई भी परफॉर्म हुआ तो उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे क्या, T2 को। तो इवन थ्रो मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर मे एग्जीक्यूट कंकरेंटली, द सिस्टम गारंटी दैट फॉर एनी पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन Ti एंड Tj इट अपीयर टू Ti। तो ये कोथ और नवार्थे के बुक के ही लाइन्स है। तो चलिए, अगर हम इसमें क्या हो रहा है ना कि इवन थ्रो
मल्टीपल ट्रांजेक्शन यानी कि एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन टी आई, दो ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल लिया टी आई एंड टी जे, एग्जीक्यूट कंकरेंटली मीन्स साथ में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दो सिस्टम गारंटी for every pair of transaction ti and tj, it appear to ti that either tj finish execution before ti start or tj startest execution after ti finish। तो इसमें क्या होगा ना, दस ईच ट्रांजेक्शन इज अनअवेयर ऑफ अदर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन कंकरेंटली इन द सिस्टम। एक दूसरे के बारे में पता नहीं है कि एक सिस्टम में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक है, दो है, तीन है, चार, ये एक दूसरे को पता नहीं है। सब अपना अपना रन कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि वो अपना रन कर रहा है, टीआई को लग रहा है कि वो अकेला है, टीजे को लग रहा है वो अकेला है। तो ये हो गया आइसोलेशन का। इसके कारण क्या होगा ना हमारा, 10 ईच transaction is aware of other transaction executing ये सब नवाथे कोर्स की बुक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। तो ये हो गया हमारा आइसोलेशन। अब नेक्स्ट है, जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ए से एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी एंड आई से आइसोलेशन, और नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेबिलिटी। ये ड्यूरेबिलिटी मीन्स हो गया ना कि आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली द चेंज इट हैज मेड टू द डेटाबेस परसिस्ट इवन आफ्टर इफ देयर इज सिस्टम फेलियर। अगर कोई भी टाइप का फेलियर होता है, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो इसमें कुछ भी चेंज होता है ना कि डेटाबेस में वो दिखे। ऐसा नहीं है कि इसमें, जैसे कि अकाउंट, मैंने अकाउंट का ही एग्जांपल लेती हूँ कि अगर ये ए से बी में जा रहा है, इसने ट्रांजेक्शन किया बट किसी कारण से ये फेल हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में ये रह जाएगा, ये आइदर रिटर्न हो जाना चाहिए ए के ही अकाउंट में, ये हमेशा मिस, और आइदर बी के अकाउंट में कंप्लीटली जाना चाहिए, यानी कि ये सिस्टम में ऑलवेज परसिस्ट करना चाहिए। तो ये आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीट, आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली the changes it has made to the database even after
that if there are system फेलियर। और आपने देखा भी होगा कि अगर मनी डेबिटेड होता है, किसी कारण से वो क्रेडिट नहीं हुआ दूसरे के अकाउंट में, तो वो मनी वापस आ जाता है। ऐसा नहीं रहता है कि वो बीच में कहीं चला गया, वो पता नहीं, 1-2 दिन बाद वो रिटर्न हो जाता है। तो यही है कि आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली द चेंज इट हैज़ मेड टू द डेटाबेस परसिस्ट इवन आफ्टर देयर आर सिस्टम फेलियर। किसी टाइप का फेलियर आता है, फेलियर जैसे कि हार्डवेयर भी हो सकता है, नेटवर्क फेलियर, किसी भी टाइप का फेलियर, तो इस केस में वो ऑलवेज ही परसिस्ट करेगा। तो इसमें क्या हो सकता है, एक है कि जो T1 है वो सक्सेस हो, तो सक्सेस से मीन्स कि क्या हुआ, इसने बहुत सारे स्टेप परफॉर्म किए, ऑल स्टेप कहाँ परफॉर्म किए इसने, डेटाबेस में। तो ये अपडेशन हो जाएगा, अगर तो ये डेटाबेस में अपडेशन होगा, जो कि परमानेंट अपडेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये टेम्पोररी हो, ये ऑलवेज ड्यूरेबल होगा इवन आफ्टर सिस्टम फेलियर। अब ये जो है ना, ये जो ड्यूरेबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिकवरी मैनेजर का। तो ये रिकवरी मैनेजर इंश्योर करता है कि ये जो हमारा सिस्टम है वो ऑलवेज ड्यूरेबल रहे। तो इट इज स्टेबिलिटी ऑफ ये रिकवरी मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, आज के वीडियो में हमने देखा एसिड प्रॉपर्टी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, नेट, गेट, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, सब पर्सपेक्टिव से ये हमारा एटोमिसिटी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमने देखा कि एटोमिसिटी में क्या होता है कि ये आइदर फुल होगा और नन होगा, हाफ ऑफ नहीं होगा, या तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन होगा या तो नहीं। नेक्स्ट हमने देखा कंसिस्टेंस होगा, ऑलवेज बिफोर एंड आफ्टर डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट, यानी कि सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा आइसोलेशन के बारे में कि एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन even through multiple transaction Ti and Tj execute concurrently, the system guaranteed that for any pair of transaction Ti and Tj, it appear to Ti that either Tj finish execution before Ti start or Tj started execution after T1। तो इससे क्या होता है ना कि each transaction is unaware of other transaction executing concurrently in the system। नेक्स्ट हमने देखा ड्यूरेबिलिटी के लिए कि अगर कोई भी इसमें फेलियर भी आता है तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली, द चेंज इज हैड मेड टू द डेटाबेस परसिस्ट इवन आफ्टर देयर आर सिस्टम फेलियर, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिकवरी मैनेजर का। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।